युग के अनुरूप तुम्हारा ढल पाए भावी जीवन। मेरी है कामना कि उभरो तुम युग के सहयोगी बन। नव युग के अनुरूप तुम्हारा ढल पाए भावी जीवन। सृजनशील इस युग में तुमको, सृजनशील इस युग में तुमको मैं ऐसे विकसाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं। अब जो हम बात करेंगे, ये दिनचर्या थोड़ी लंबी है पूरे दिन की। ये है एक तरह का टाइम टेबल जो आइडियली हर गर्भवती को मॉर्निंग जगने से और रात सोने तक क्या क्या चीजें करनी है। तो हम लोग इसको पार्ट्स में समझेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आप बहुत सारी चीजों को अपना नहीं पाएंगे। नोट्स अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और देखिएगा कि बस इतना ध्यान रखिए कि भले आप हर क्रिया को उतना टाइम ना दे पाए, लेकिन छोटे छोटे स्वरूप में आप जो भी चीजें बताई जा रही है उसको अपनाइएगा जरूर। तो दिनचर्या जो है कई प्रकार की होती है। आजकल के अगर हम यूथ की बात करते हैं तो उनकी कोई दिनचर्या ही नहीं, अस्त व्यस्त दिनचर्या है उनकी। कभी उठेंगे, कभी सो जाएंगे। जैसे कि ऑफिस, कई लोग अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो वो 8 बजे उठते हैं। बस किसी तरह से एक शावर लिया, ब्रश किया और बैग उठा करके ऑफिस चले गए। बच्चे कॉलेज वाले आप उनसे पूछिए, वो भी ऐसे ही करते हैं। क्लास के समय उठेंगे और तुरंत क्लास में चले जाएंगे। तो ये जो दिनचर्या है ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुखा। जिसका, जिस व्यक्ति का आहार विहार एप्रोप्रिएट होता है, उचित होता है, मतलब जो उसके उस समय उससे एक्सपेक्टेड है, उसके अनुसार वो कार्य करता है, उसका हर कर्म हर प्रयास एप्रोप्रिएट होता है, जैसा होना चाहिए। स्वप्न में भी उसको बोध है कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। वही व्यक्ति योग में जीवन जीते हुए दुखों से दूर रहता है। तो आपके लिए क्या एप्रोप्रिएट है? आप गर्भवती हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपने प्रति और अपने गर्भस्थ शिशु के प्रति। तो आपको वो जो हम दिनचर्या बताएंगे वो एक आइडियल, आदर्श दिनचर्या जो कि आपकी होनी चाहिए। अब आप उसमें देखिएगा, एक तरफ 2 कॉलम बनाइएगा अपनी कॉपी में, एक तरफ अपनी प्रेजेंट दिनचर्या लिखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। या दिनचर्या के कागज, हम लोग दिनचर्या के जो फॉर्म्स ग्रुप में डालते हैं, उसमें पहले फॉर्म पे आप वो दिनचर्या लिखिएगा जो कि आप एक्चुअली अभी कर रही हैं, और दूसरे फॉर्म्स पे ये शुरू करिएगा कि जो आज आपको दिनचर्या बताई गई उसके अनुसार आपने क्या क्या बदलाव किए, वो आपको उसमें नोट करने में, मतलब उसके अनुसार। तो आदर्श दिनचर्या क्या है? नित्य क्रिया की एक क्रमबद्ध श्रृंखला, जिसको अपने जीवन में सम्मिलित करने पर श्रेष्ठ गुणों की वृद्धि होती है। अब ये खाली आप पे नहीं अप्लाई कर रहा, आप अपने पति को भी बता सकती हैं। अपने घर में अगर छोटे देवर और ननद हैं, उनको भी बताइए। जो विद्यार्थी आसपास, जिन लड़कियों की आगे विवाह होना है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम एक अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाएं, अपने कार्य को इस तरह से डिवाइड करें कि हम रोज उन क्रियाओं को समय से करें और उनको करने से हमें श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति हो, हमारा स्वास्थ्य बेटर हो, हम एक अच्छे इंसान के रूप में डेवलप हो, हमारा मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। तो ये चीजें जब होंगी तभी हमारा शिशु और हमारा विकास होएगा। तो ये आप समझिए, ये जो बता रहे हैं आपको, ये आइडियल है, बेस्ट, दी बेस्ट जो आप फॉलो कर सकती है। और उसको फॉलो करने से पहले आप समझिए कि आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? जीवधारियों के शरीर में समय निर्धारण की एक व्यवस्था होती है। हम लोग क्या है? हम लोग प्राणी है ना, लेकिन हम लोग कैसे हैं? दिनचर। हम लोग की जो शरीर बना है
वो इस तरह से बना है कि हम सूर्य उदय के साथ हमारा जागरण हो और सूर्यास्त पर हम सोएंगे तो नहीं, लेकिन हमें अपना दिन को वाइंड अप करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब अपनी क्रियाकलाप को समेटना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी जो एनर्जीज हैं, हमारी ऊर्जा जो होती है वो डाउन होने लगती है, और सूर्यास्त से पहले हमारी मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो हमारे शरीर में एक इस तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक फिट है, जिसके अनुसार हमारे सारे अंग प्रत्यंग काम करते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? ये एक घड़ी है, उसको हर सेल को, आपके बॉडी के हर सेल को ये पता है कि मुझे सूर्योदय के समय उठ के अपना कार्य करना है, और सूर्यास्त के बाद क्या काम होंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस गोले में कि वो कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। पर पहले आप ये समझिए कि ये कोशिकाएं जो आपकी सेल्स है, ये पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। आपकी बॉडी को पहले आप समझिए क्या है। आपकी बॉडी है कम्युनिटी ऑफ सेल्स। आपके शरीर में 37.5 to 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। आपके शरीर में मान लीजिए आप सांस लेती हैं, आपका किडनी के माध्यम से, आंतों के माध्यम से टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं। आपके जो बॉडी है वो, मतलब आप जैसे प्रजनन करते हैं, आप दूसरा मतलब दूसरा सेम अपने जैसा एक इंसान पैदा कर सकते हैं। ये सारी क्रियाएं आपकी बॉडी के प्रत्येक कोशिका में होती है। आपका प्रत्येक सेल सांस लेता है, वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, मतलब अपने जैसा दूसरा सेल बना सकता है, वो अल्टीमेटली मरता भी है सेल, और वो अपने बॉडी उसके अंदर जो टॉक्सिन इकट्ठे हैं उसको निकालता भी है। तो जो फंक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो फंक्शन सारे सेल के अंदर भी हो रहे हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं? ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कई सेल से बन करके आपके टिश्यू बनते हैं, और कई टिश्यू से बन करके आपका एक ऑर्गन बनता है। मान लीजिए आपका लिवर है, अब लिवर के कुछ सेल्स अलग काम करने लग जाए, मतलब वो पूरे कोऑर्डिनेशन में काम ना करे। जैसे संगठन है, एक संगठन सेल्स का है जो लिवर बना रहा है, एक संगठन सेल्स का है जो लंग्स है। अब वहां पे मान लो विद्रोह हो जाए, कुछ सेल्स कहें कि नहीं हम तो नहीं भाई ये करेंगे, तो क्या होगा? आपका लिवर सही काम नहीं करेगा, आपका लंग सही काम नहीं करेगा, आपकी किडनी के सेल विद्रोह कर दे तो वो नहीं काम करेंगे। तो इनको सबको मिलजुल करके एक साथ काम करना है, तब वो जाकर के आपका एक ऑर्गन सही से काम करेगा, और हर ऑर्गन अपना अपना काम करेगा ढंग से, तब आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। एक भी मान लीजिए ऑर्गन आपका हेल्दी नहीं है तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। मान लीजिए लंग्स ठीक नहीं है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। आपका लिवर अगर हेल्दी नहीं है तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। आपकी आंतें सही से काम नहीं करती तो आपको कब्ज हो जाएगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सेल्स बीमार हो गए हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये पूरे बॉडी को इसीलिए कंट्रोल करते हैं। अब हर एक सेल के अंदर ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या जैविक घड़ी है वो फिट है उसके अंदर। वो जीन्स को भी कंट्रोल करती है, जीन्स को एक्टिव या अनएक्टिव कर सकती है। जो आपको एपिजेनेटिक्स में बताया कि जीन एक्टिव होगा तो वो गुण दिखाई देंगे, जीन साइलेंट हो जाएगा तो वो गुण आपके दब जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में दिक्कत आती है तो आपके जेनेटिक लेवल पे बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये सूचना आपके जीन्स को नहीं दे पाई। समय से उठना है, समय से सोना है, समय से काम करना है, और इससे आपके शरीर की ही नहीं आपकी मन की व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगती है। अब बहुत देर से सो के उठेंगे तो आपको आलस से लगेगा, और जो लोग सूर्योदय से पहले वो उठते हैं वो पूरे दिन एक्टिव फील करते हैं। आप दोपहर में आधा पौन घंटा आराम कर लीजिए और देखिए फिर एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी चूंकि हर सेल में फिट है, आपके मन मस्तिष्क में फिट है, इसलिए आपको लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सुबह जल्दी उठे और जल्दी सोएं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखाती हूँ डायग्राम कि देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, उल्टा करते हैं कि जैसे आप लिवर को देखिए, लिवर जो है वो रात के समय टॉक्सिन्स जो विषाक्त सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में इकट्ठे हो गए उसको निकालने का काम करता है। अब रात में आप सोए नहीं, आपने स्विगी से जोमेटो से खाना मंगाया, अब वो खा रहे हैं। अब ब्लड को जाना था लिवर में जिससे लिवर अपना काम कर सके, लेकिन आपने क्या किया, आपने खाना खा लिया,
तो बॉडी को थोड़ा ब्लड आपकी आंतों में, पेट में भेजना पड़ा कि भैया खाना डाइजेस्ट करना है। अब पूरा ब्लड जो लिवर में जाना चाहिए था वो वहां पे नहीं गया, तो लिवर का फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब वो धीमा पड़ गया। अब जो टॉक्सिन्स हैं वो पूरी तरह से बॉडी से निकले नहीं, और इसलिए आपको बीमारी हो जाती है। आप लोग ये बात समझते नहीं, और धीरे धीरे, अब ये ओवरनाइट नहीं होता, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो ये एक दिन में नहीं होता, ये कई दिनों में धीरे धीरे होता रहता है गड़बड़ी, और फिर हम पहचान नहीं पाते कि हमको बीमारी क्यों हो रही है। तो हर मतलब हर ऑर्गन के मैक्सिमम फंक्शन का टाइम अलग है। जैसे स्टमक का सुबह 7 से 9 है, तो इस समय हमको कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए, स्टमक मांगता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक उसकी कह रही है। इस तरह से पूरा ये टाइम टेबल निर्धारित है, पूरा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि समय से उठना और समय से सोने से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही से काम करेगी। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी दिनचर प्राणियों के हिसाब से है, ना कि निशाचरों की तरह से, और हम बिहेव करते हैं निशाचरों की तरह से। रात में 2 बजे सोएंगे और सुबह 9 बजे उठेंगे, तो कोई भी डॉक्टर आपको हेल्दी नहीं बना सकता। फिर दूसरी बात क्या है, एक तो ये बात हो गई दिनचर्या के लिए महत्वपूर्ण है आपको जानना जैविक घड़ी। दूसरी बात, आदर्श दिनचर्या वो होती है जो नियमित है, रेगुलर। ये नहीं कि आज हमने सुना, आज हमने 2 दिन फॉलो किया, परसों से हम भूल गए। तो नियमित है, निरंतर है, सुव्यवस्थित है। नियमित, निरंतर, सुव्यवस्थित, रेगुलर, कंटिन्यूअस, वेल ऑर्गेनाइज्ड। खाली रेगुलर नहीं, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी, सुव्यवस्था। अगर आप बच्चे को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहती हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से आप उसको स्वस्थ बनाना चाहती हैं, तो सुव्यवस्था। सुव्यवस्था किसमें? अपने बाहर में भी और अंदर में भी। आपका घर भी सुव्यवस्थित होना चाहिए, आपकी दिनचर्या भी सुव्यवस्थित होनी चाहिए, और आपका मन भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। उसमें ऊट पटांग विचार नहीं आए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति कोई राग द्वेष, ये सब बिल्कुल नहीं रखना। हमको हर एक से प्रेम करना है, हर एक के लिए पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, और अपनी दिनचर्या को इस तरह से हम रेगुलराइज करेंगे, उसी को आदर्श दिनचर्या कहते हैं। और यही विज्ञान आपको एपिजेनेटिक्स में पढ़ाया गया था कि एपिजेनेटिक्स का मतलब क्या है, ऑन टॉप ऑफ जीन्स। अगर आपको अपने बच्चे के अंदर अच्छे जीन का सिलेक्शन करना है कि केवल हेल्दी, अच्छी आदतों के जीन्स उसके अंदर एक्टिव हो, तो आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या को हेल्दी बनाना पड़ेगा। आपकी दिनचर्या अगर सुव्यवस्थित हेल्दी होगी, हाँ, तो ये वाली हम इनको स्लाइड दिखा देते हैं, ये नहीं दिखी थी ना। तो दिनचर्या के बारे में हमने आपको एक बताया कि नियमित, निरंतर, सुव्यवस्थित, तभी स्वास्थ्य आपका भी अच्छा रहेगा और बच्चे का भी अच्छा रहेगा। एंड सुव्यवस्थित का मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्लानिंग, टाइम टेबल, पूरा एक घर की व्यवस्था भी अच्छे से होगी और अंदर की व्यवस्था भी अच्छे से होगी। और जो एपिजेनेटिक्स की बात मैंने आपको बताई कि जीन सिलेक्शन अगर अच्छा करना है, अच्छी आदतों का, अच्छे गुणों का जीन्स बच्चे में जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है लाइफस्टाइल। आपको अपनी जो जीने का तरीका है उसको सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, और ये इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जब बच्चे का अर्ली डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए हम लोग बार बार इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि प्री प्लानिंग, गर्भावस्था से पूर्व तैयारी करी जाए, तभी जो है अच्छा जीन सिलेक्शन होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा वातावरण का प्रभाव, आपकी दिनचर्या का प्रभाव अर्ली फेज में बच्चे के पड़ जाता है, जब उसके बहुत सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं और डेवलप, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लिया मतलब कि उसके ऑर्गन्स बन रहे हैं, उसके सारे अंग बन रहे हैं, उस समय आपकी दिनचर्या का प्रभाव बहुत ज्यादा उसके ऊपर पड़ता है। इसीलिए गर्भावस्था से पहले ही अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए। तो अब ये जो आदर्श दिनचर्या है उसको हम 4 भागों में बताएंगे, प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायकालीन, रात्रिकालीन। आज हम थोड़ा सा प्रातःकालीन दिनचर्या को डिस्कस करेंगे। प्रातःकालीन दिनचर्या में सबसे पहली चीज जो आती है वो है आपके उठने का समय।
तो आप आज ही इस बात को तय करिए कि आइडली, हम ये आदर्श बता रहे हैं, अब आपको अपने हिसाब से इसको चेंज करना होगा। आइडली तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मतलब सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पूर्व आपको उठना चाहिए। लेकिन आजकल तो सूर्योदय बहुत जल्दी हो रहा है, 5:30 से 5:25 तक ही सूर्योदय हो जाता है। तो एटलीस्ट आप 5 बजे उठ जाएं, ना हो तो 5:15 बजे उठ जाएं, लेकिन सूर्योदय के बाद मत उठिए। सूर्योदय से पहले उठना या सूर्योदय के समय उठना वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस समय सकारात्मक ऊर्जा का महासागर है, बहुत सारे नेगेटिव आयंस इस समय वातावरण में होते हैं। और इसलिए ये जितने रिसर्चेस हुई हैं वो ये कहते हैं, ये नेगेटिव आयंस क्या है, ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं उसमें अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो वो नेगेटिव आयन बन जाते हैं। वो नेगेटिव आयंस हमारे अंदर जा करके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और इससे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सकारात्मक हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, जो आपको खुशी के हार्मोन्स पढ़ाए गए थे, वो खुशी के हार्मोन्स की संख्या तेजी से बॉडी में बढ़ जाती है, तो आप बहुत ज्यादा प्रफुल्लित महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये एक साइंटिस्ट हुए हैं पियर्स जे हार्वर्ड, इन्होंने कहा कि जब आप सुबह उठेंगे तो डेफिनेटली खुली हवा में जाके कहा जाता है सांस लो या नंगे पैर घास पे चलो। ये नेगेटिव आयंस जो आप इनहेल करते हैं सांस के माध्यम से आपके सिस्टम में जाते हैं शरीर में, ये ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन में बढ़ा देते हैं, इसलिए आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। इन्होंने इसी के ऊपर स्टडी करी। हम कह रहे हैं ना आपसे कि आप अगर जल्दी उठेंगे तो दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, आपको आलस्य नहीं आएगा, आपको घड़ी घड़ी नींद नहीं आएगी, तो आपकी दिन भर की अलर्टनेस बढ़ जाती है। ये डॉक्टर पियर्स जे हार्वर्ड ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि आपको ड्राउजीनेस या कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होगी, मतलब आपको उबासियां नहीं आएंगी, आपको किसी भी प्रकार से शिथिलता नहीं आएगी दिन भर में। एक दूसरे साइंटिस्ट हुए डॉक्टर माइकल रॉयजन, उन्होंने कहा कि आपका जल्दी उठने से क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स में बढ़ावा कर देती हैं, इसलिए आपकी मेंटल स्टेट अलर्ट रहती है, आप अलर्ट फील करते हैं। फिर एक और डॉक्टर हुई हैं डॉक्टर मिट्टू स्टोरोनी, उन्होंने कहा कि दिन में आप जब जगते रहते हैं, जितना आप सन को एक्सपोज होते हैं, मतलब जितना आपका शरीर सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है, उतना ज्यादा मेलाटोनिन बनता है और आपकी नींद पर्याप्त होती है। और ये मेलाटोनिन कब होता है, रात में 8 से 2 बजे तक होता है, 10 से 2 तक मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 11 बजे तक बेड में होना ही चाहिए, 11 से लेट नहीं जगना चाहिए। वैसे आइडियल टाइम तो ये है कि आप 10 बजे तक बेड में चले जाएं और 10:30 तक सो जाएं, लेकिन कुछ हो सकता है हस्बैंड देर से आए या आपको अपना काम रहता हो, तो मैक्सिमम लिमिट जो होनी चाहिए वो 11 बजे तक की होनी चाहिए, क्योंकि सारी रिसर्चेज ये कहती हैं कि अगर आप सुबह उठेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव आयंस की ज्यादा मतलब एक्सेस रहेगी या वो पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेंगे। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग एंड एलाइड साइंसेज में भी पब्लिश हुआ है कि पूर्व भोर अवधि के दौरान वातावरण में नेगेटिव आयंस की उपलब्धता होती है और ये नेगेटिव आयंस हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे निम्नलिखित लाभ है। क्या लाभ है, एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, आपको छोटे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, छोटे फोड़े फुंसी नहीं होंगे, आपको जुकाम खांसी नहीं होगा जल्दी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बच्चे की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी एनर्जी यानी ऊर्जा दिन भर बढ़ी रहेगी, रक्त का पीएच संतुलन रहेगा, आपका जो बॉडी का पीएच है वो 7.4 है तो वो मेंटेन रहेगा। एसिडिक पीएच अगर हो जाता है, मतलब कम होने लगेगा पीएच, तो आपके नॉर्मल सेल्स डीजेनरेट कर जाते हैं, वो मरने लगते। आपको जैसे जगह जगह दर्द होती है, खराश होती है, ऐठन होती है, क्रैम्प्स आते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आप जल्दी उठ करके प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम कर लेंगे तो बहुत ही सुंदर है, वो आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी तो केवल जल्दी उठ करके उन नेगेटिव आयंस को सांस के द्वारा ग्रहण करेंगे। खनिज और विटामिन का अवशोषण होता है, मतलब विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस में बढ़ जाएगा।
गहरी निद्रा, आपको पहले ही बता दिया उन्होंने, कहा कि मेलाटोनिन सिक्रीट होएगा तो गहरी निद्रा का लाभ। अगर आप जल्दी सुबह उठेंगे तो रात को आपकी नींद टूटेगी नहीं, आप एक स्ट्रेच में गहरा सोएंगे। और ये नींद का नियम होता है, नींद के कई टाइप्स होते हैं। एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, NREM स्लीप, और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अगर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आपकी नहीं है, जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, जिसमें सपने भी नहीं आते, अगर वो पर्याप्त नहीं है तो आप कितना भी लेटे रहे, पड़े रहे, 8 घंटा 10 घंटा, आपकी बॉडी थकी थकी महसूस करेगी, आपको लगेगा कि आप सोए ही नहीं है। इसलिए गहरी नींद का जो प्रपोर्शन है वो ठीक होना चाहिए सोते में। अवसाद को दूर करने में सहायक एवं मस्तिष्क की कार्य की क्षमता बढ़ती है। अब ये डिप्रेशन को दूर करता है तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, जो लेडीज में कॉमन है, और डेफिनेटली आपकी ब्रेन की पावर काम करने की और बढ़ जाएगी। और यही तो हमको चाहिए कि आप अलर्टली पूरा दिन भर जगे, दिन भर कुछ ना कुछ सोचें, करें, बच्चे के अंदर क्या आपको पहुंचाना है, कौन सा सद्गुण बढ़ाना है, उसको कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसको नई कौन सी आपको ज्ञान देना है, वो सब जो है तब होएगा ना जब आप स्वयं एक्टिव होंगी। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठे जल्दी, और उठते साथ ही पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले उठ करके ईश्वर का धन्यवाद। हे ईश्वर, आपने मुझे एक और दिन दिया अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, उसको श्रेष्ठ गुणों से सजाने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्यों देना ये धन्यवाद? कितने सारे ऐसे लोग थे जो रात में सोए और सुबह उठे ही नहीं, तो हमको थैंक यू तो बोलना ही है ना, क्योंकि रात में हम सोए तो मालूम थोड़ी ना था कि हम सुबह उठ पाएंगे कि नहीं। इसलिए ये सबसे पहली चीज बिस्तर पे लेटे लेटे आपको करनी है, वो है धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड का भाव। इससे क्या होगा, आपके विचार, भावनाएं, जीवन शैली, दृष्टिकोण को दूषित ऊर्जा, नकारात्मक निषेधात्मक तत्वों से मुक्त कर परम पावन ऊर्जा, ईश्वरीय चेतना, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो सुपर पावर है, जो एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर लगा है ऊपर ब्रह्मांड में कहीं, जो सबको बिजली दे रहा है, उससे आप जुड़ेंगे, और उससे जुड़ने से अलग टाइप की एनर्जी मिलती है। और ये प्रार्थना की जो शक्ति होती है, उस पर डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने रिसर्च करी। उन्होंने 2 प्रकार के मरीजों को डिवाइड किया, एक मरीज जिनसे उन्होंने प्रार्थना कराई, और दूसरे मरीज जो कि प्रार्थना नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि प्रार्थना ने एक औषधि का काम किया। जिस मस्तिष्क ने प्रार्थना को श्रद्धा से किया, डिवोशन से किया, उनके अंदर हीलिंग पावर डेवलप हो गई, वो अपनी बीमारी से जल्दी अच्छे हो गए वनस्पत उनके जिन्होंने प्रार्थना नहीं की। तो हमें, हमारे यहाँ तो ये कहावत ही है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरन करे सो, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे कोई। तो हमें वेट नहीं करना है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तब हम प्रार्थना करेंगे, इट शुड बी आवर रूटीन। हमको नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब एक और आप टेक्निक अप्लाई कर सकती हैं प्रार्थना के लिए। पहले तो आपने भगवान का धन्यवाद दिया, फिर आप कोई मंत्र, कोई गीत, कोई भजन, कोई राग, जो आपके दिल को बहुत करीब हो, उसको आप सबसे पहले प्ले करें। और उसको प्ले करने के बाद आप अपने गर्भ पे हाथ फेर करके ये बच्चे को जगाइए, देखो बेटा अब सूर्योदय हो गया, सूर्य भगवान आ गए हैं, अब हमको भी उठना चाहिए, तो बेटा अब तुम भी उठ जाओ। इस तरह से उसको बात करते हुए आप उस गीत के साथ, उस मंत्र के साथ, उस भजन के साथ बच्चे को उठाइए। अब क्या होगा कि वो टाइम सेट हो गया। वो क्या सेट हो गया, उसके सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन में ये रिकॉर्ड बन गया, एक फाइल रिकॉर्ड हो गई कि इस गीत के साथ सुबह उठना होता है। ऐसे ही आप सोने का गीत तैयार कर लीजिएगा, वो बाद में बताएंगे लास्ट में। अब उसके गीत तैयार हो गए, उठने का गीत ये है, सोने का गीत ये है। हमारे यहाँ शांति कुंज में इसी तरह से प्रार्थना होती है, सुबह सुबह गीत बजाया जाता है, शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर चल, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ जाए। और दूसरी तरफ रात में सोते समय, हे विधाता तू हमारा है,
ये माता जी की आवाज में दोनों प्रार्थनाएं होती हैं। तो ये दे आर लाइक मॉर्निंग अलार्म्स, कि सुबह भाई प्रार्थना बजाई गई, उठ जाओ, उठना है। अब क्या होगा, जब बच्चा आपका पैदा हो गया, अब आपको मान लीजिए किसी दिन कहीं जाना है, आपको लगता है कि आज जो है हमको इसको अभी नहीं उठाना चाहिए, थोड़ी देर में उठाना चाहिए, तो वो प्रार्थना जो है आप आधा घंटे बाद प्ले करेंगी। आपको कुछ काम है, आपको थोड़ा सुबह जल्दी नहीं, मतलब अपना तो जल्दी उठना है लेकिन बच्चे को नहीं उठाना, बच्चा आपका बड़ा है मान लीजिए 3-4 साल का, तो वो प्रार्थना जब आप आधे घंटे बाद बजाएंगी तो वो आधे घंटे बाद उठेगा। उसका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो गया है उस भजन प्रार्थना के साथ उठने और उस पर्टिकुलर भजन प्रार्थना के साथ सोने के लिए। तो ये इस तरह से आप सब कॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग कर रही हैं। इसी तरह से भोजन का गीत भी आप एक तय कर लीजिए, जब आप भोजन करिए बच्चे को साथ में इंक्लूड करिए। ये संवाद में सब और डिटेल में आपको बताया जाएगा कि जब आप भोजन करने बैठे तो कोई भजन या मंत्र या गीत बजाइए और बच्चे को साथ में, देखो बेटा अब हम तुम्हारे लिए भोजन कर रहे हैं, ये दोपहर का भोजन है, इसमें दाल है, सब्जी है, ये हम खा रहे हैं, और देखो तुम्हारे हमारे रक्त के माध्यम से ये सब चीजें तुम्हारे पास पहुंचेंगी। तो उसको आदत पड़ जाएगी, इस गीत के साथ मुझे भोजन करना है, वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। फिर तीसरी चीज आती है आत्मबोध की साधना या डे प्लानिंग। अब आपने प्रार्थना कर ली, आपने बच्चे को भी उठा लिया, आप अब पूरे दिन की एक प्लानिंग करेंगी। कैसे करेंगी? मन ही मन। पहले तो आप ये विचार करेंगी कि मैं एक गर्भवती माँ हूं, मुझे अपने शिशु के निर्माण के लिए आज ऐसी दिनचर्या का पालन करना है। मतलब मुझे आज किस समय योगासन करना है, किस समय प्राणायाम करना है, किस समय मैं संगीत सुनूंगी। मान लीजिए उस दिन कोई मेहमान आ रहे हैं तो टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वो मेंटली पूरा आपको रेडी होना चाहिए कि ये जो चीजें दिनचर्या में बताई जा रही हैं, क्लासेस में बताई जा रही हैं, उसको मैं अपने टाइम टेबल में कैसे इंक्लूड करूंगी और कितने समय के लिए इंक्लूड करूंगी। तो वो आप मन ही मन आप ईश्वर से बात करते हुए कि हे ईश्वर, आज मेरे को एक और दिन आपने दिया, मैं उसके लिए एक सुव्यवस्थित दिनचर्या तैयार करती हूँ। मानसिक रूप से आप प्लानिंग करिए। आप देखिए जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं इस समय, बहुत बड़े बड़े लोग, वो लोग हैं जो एक तो पहले जल्दी उठते हैं और एक नियमितता का जीवन जीते हैं और उनका टाइम टेबल एकदम फिक्स्ड होता है। दूसरा आपको भाव करना है, ये गुरुदेव की बताई हुई साधना है जिसे हम एक आसान तरीके तक से आपको पहुंचा रहे हैं। डे प्लानिंग एंड डे एनालिसिस, आत्मबोध और तत्वबोध। सुबह उठते समय आत्मबोध और सोते समय तत्वबोध। इसके लिए जो गुरुदेव ने कहा है वो ये कि 2 इंपॉर्टेंट संध्याएं हैं। जैसे पुराने समय में त्रिकाल संध्या होती, 3 बार जो ब्राह्मण लोग होते थे वो 3 बार गायत्री मंत्र का जप करते थे, इसे त्रिकाल संध्या कहते थे। लेकिन गुरुदेव ने उसको सबके लिए इजी कर दिया, 2 संध्याएं। और 2 संध्याएं भी सूर्योदय सूर्यास्त पे नहीं, आपके जगने के साथ और सोने के साथ। तो जगने वाली इस संध्या को कहते हैं आत्मबोध। आत्मबोध क्या है कि मैं कौन हूं, मेरे को एक दिन का जीवन मिला है। अगर एक दिन का जीवन आपको पता चले कि मुझे एक ही दिन का जीवन मिला है, तो क्या एक भी पल आप वेस्ट करेंगे? एक भी क्षण आप व्यर्थ जाने देंगे? आप ये मान के चलिए कि मुझे अपने शिशु के निर्माण के लिए आज ही का दिन मिला है, एक ही दिन का जीवन मिला है और उसमें मुझे सब कुछ करना है। तो आप इतना सुंदर टाइम टेबल बनाएंगी, आप कोई चीज नहीं छोड़ेंगी। आपको लगेगा मैं अपने बच्चे को क्या ना सिखा दूं। इसी को कहते हैं आत्मबोध। और तत्वबोध में लास्ट में जब सोने जाते हैं तो हम एनालिसिस करते हैं कि ये जो आज हमने प्लान किया था, जिस चीज का संकल्प लिया था, वो हमने पूरा किया कि नहीं। और नहीं किया तो कोई ग्लानि नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बात नहीं। हम प्रसन्न मन से सोने जाएंगे, जैसे अब बस समाप्त, अब हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, निश्चिंत होकर के अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में सोने जा रहे हैं। और हम कल उन संकल्पों को पूरा करेंगे अगर ईश्वर कल का दिन देगा। तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। आप देखते भी हैं जीवन में बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग काम भी नहीं आती है। तो कम से कम एक दिन हम अच्छे से व्यतीत करने का निर्णय लें। और इससे क्या हो रहा है, ये भी एक प्रकार की बहुत बहुत उच्च कोटि की साधना है, क्योंकि साइंटिफिक लेवल पे आप समझिए
कि हमने आपको बताया था कि गर्भ में 9 महीने और जन्म के 5 वर्ष तक बच्चे का सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है। तो बच्चे को तो हम 5 वर्ष तक कुछ भी सिखा सकते हैं। 5 वर्ष के बाद क्या करेंगे? अब तो सबकॉन्शियस उसका सुप्त अवस्था में चला गया, तो क्या हम अपनी आदतें नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते हैं। सुबह उठते के समय और रात को सोने के समय 5 मिनट के लिए हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन की खिड़की खुलती है। उस समय हम अपने आप से जो भी संकल्प करते हैं, अपने आप को जो भी सिखाना चाहते हैं, वो आसानी से ग्रहण हो जाता है, क्योंकि उस समय जब गहरी निद्रा से जागरण की स्थिति से आने के बीच में और जागरण की स्थिति से गहरी निद्रा में जाने के बीच में 5 मिनट का ऐसा समय होता है जब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, अवचेतन मस्तिष्क एक्टिव होता है और उसमें हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। उस समय हम जो भी अपने आप से कहेंगे वो आसानी से हम अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं। इसलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उठते ही प्रार्थना के बाद आप 5 मिनट में आत्मबोध की साधना, आज का दिन मेरा कैसा होगा, कैसे मैं प्लान करूंगी, और रात में एक एनालिसिस की जो नहीं कर पाए उसको कल करेंगे, क्षमा याचना मांगते हुए बिना किसी रिग्रेट, बिना किसी गिल्ट, बिना किसी दुख के नींद की गोद में जाए। ये आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको हम ही अभी और संवाद के रूप में हम कराएंगे आपको। अब जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो इसमें दी नहीं है, लेकिन वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है सबसे पहले आप धरती माता को पहले प्रणाम करेंगे, तब धरती पर पैर रखेंगे। धरती माता जो है वो जन्म जन्मांतरों की हमारी माता है। हमने अभी कोई पहली बार तो जन्म हुआ नहीं, हम तो एक अन्य शरीरों में, अन्य जीवनों में कितनी बार, अन्य कई योनियों में, बल्कि केवल मनुष्य योनि में ही नहीं, अन्य योनियों में भी पेड़ पौधे के रूप में भी जने कब से इस धरती पर आते रहे हैं, बार बार आए। हर बार धरती माँ ने हमको अपनी गोद में सहारा दिया है। तो धरती माँ जो है वो साक्षात माँ है, हमारी जन जन्मांतरों की माँ है। लेकिन वो कितनी धैर्यवान है, कितनी क्षमाशील है। हम उनके प्रति कितने सारे अपराध करते हैं, उनके ऊपर घोर पापाचार होता है, अत्याचार होता है, तरह तरह के कुकर्म मनुष्य उनकी छाती पर बैठ के कर रहा है, लेकिन तब भी वो सहती है। तो धरती माता को हमको प्रणाम करना है अपने शिशु के साथ। मेरे प्यारे बच्चे देखो, हम माँ धरती को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और हम उनकी तरह धैर्यवान, सहनशील, क्षमाशील बनेंगे। ये गुण आप बच्चे के साथ स्वयं के अंदर भी धारण करेंगे और देखती जाएंगी कि आपको धीरे धीरे ये आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपको अगर मंत्र आता है धरती माता के प्रणाम का तो वो बोल सकती है। जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो षटकर्म हम करते हैं उसमें ये मंत्र बोला जाता है। ओम पृथ्वी त्या दता लोका देवी विष्णु ददा त्वं च धार्यं माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ये धरती माता को प्रणाम करने का मंत्र है। तो आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और कई लोग करते हैं, वो धरती माता को प्रणाम से पहले भी आप कर सकते हैं। जब आपने प्रार्थना कर ली, आपने डे प्लानिंग भी कर ली, तो आप अपने हाथों का दर्शन करें। उसके बाद उसमें आप ये भाव रखेंगे कि जो कुछ भी रेखाएं हैं वो मेरे को बनानी है। ये रेखाएं बन के नहीं आई हैं, ये रेखाएं मुझको बनानी है। मतलब मुझे श्रमशील होना है, मेरे बच्चे को श्रमशील होना है। मनुष्य को भाग्य पर निर्धारित नहीं होना चाहिए, भाग्यवाती नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बनना है। तो हमें अपने बच्चे को कर्मठ बनाना है। तो ये भाव हम उसको देंगे कर दर्शन करते हुए कि हे शिशु, तुम अपने हाथों पे भरोसा रखना। ये 2 हाथ, 2 औजार ईश्वर ने तुम्हें दिए हैं, तुम जो चाहो इस जीवन में पा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने धरती माता को प्रणाम किया, उसके पश्चात आप ऊषा पान करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, जिससे आप आराम से इन चीजों को समझ के प्लीज अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करें। ऊषा पान में क्या करना है? ऊषा पान में आप उठते साथ ही या तो उकड़ू बैठ करके या सीधे कुर्सी पे बैठ के या बेड पे बैठ के, आपको सीधे मतलब रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए
आपको 2-3 ग्लास गुनगुना या सादा पानी, ये कंपल्सरी नहीं है कि सबको गुनगुना पीना है। अगर किसी को एसिडिटी होती है तो वो सादा पानी पिएगा, और अगर किसी का नॉर्मल मतलब पित्त नॉर्मल है तो वो गुनगुना पानी पी सकता है। इसको आप 1 गिलास से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे 2-3 गिलास, ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी आपको पीना होता है। अब इससे क्या होगा, इससे आपके गुर्दे, आंत, त्वचा सब साफ हो जाते हैं। इससे जो टॉक्सिन्स है बॉडी में, ये गुर्दों के माध्यम से, आंतों के माध्यम से, त्वचा के पसीने के माध्यम से निकलते हैं और आपके सारे अंग शुद्ध, स्वस्थ और सक्रिय हो जाते हैं। अब अगर आप नियमित पानी पीती हो तो प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी समस्या होती है कब्ज। आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो भूख अच्छे से लगेगी, गैस, एसिडिटी, अपच ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, पाचन क्रियाशील होएगा, और आप जो भी खाएंगे उसको पचाने में आसानी से आप उसको पचा पाएंगे। अब इसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ रही है, आपने रात में ब्रश करके सोए, पर रात में जब सोए तो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स, ये सब आपके मुंह में इकट्ठे हो जाते हैं, तभी तो सुबह उठ के मुंह से बदबू आती है। सॉरी। तो ये उषा पान आपको बिना ब्रश किए करना है। जब आप ये पानी पिएंगे तो ये बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हानिकारक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डाइल्यूट होकर के, मतलब छोटी छोटी मात्राएं इनकी, और वो भी पानी के साथ डाइल्यूट हो गए, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि जब पेट में जाते हैं तो एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे वैक्सीन हम बनाते हैं, कोविड की वैक्सीन बनाई गई, तो कोविड के ही वायरस को लेकर के मार पीट के उसको अधमरा करके उसको वैक्सीन में डाला गया, और जब वो वैक्सीन आपके लगी तो कोविड की एंटीबॉडीज बन गई आपके शरीर में। इसी तरह से रोज नए वायरस, बैक्टीरिया जब आपके शरीर में जाएंगे सॉरी, जब रोज नई वैरायटी के वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु या आपके शरीर में जाएंगे तो रोज नई प्रकार की एंटीबॉडीज आपकी डेवलप होंगी। अब आपको जल्दी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और ये जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। और जब आपके अच्छी मात्रा में आप पानी पिएंगे तो नेचुरली आपका जो यूरिन है वो ठीक से होएगा, तो गुर्दे की सफाई होगी, आपके रोम छिद्र खुल जाएंगे, क्योंकि पसीना निकलेगा तो आपके रोम छिद्र त्वचा के खुल जाएंगे, और आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यानी कि गर्मियों में भी अच्छे से पानी पिएंगे, अगर 3-4 लीटर पानी पी सकते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बना रहेगा। प्रज्ञा दीदी, प्रज्ञा दीदी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। तो मेरे ख्याल से आज यहीं पे छोड़ दें, इतनी चीजें तो आराम आराम से पढ़ाई है, तो इसके क्वेश्चंस, हम इनके क्वेश्चंस रखना चाहेंगे इनके लिए जल्दी, एक क्विज टाइप का, इससे पता चलेगा कि हाँ इन लोग ने ये सब समझ में आया। ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, है ना? तो आप लोग के लिए हम यहीं पे अभी इतनी चीजें आप समझिए, और पहले कल से आप लोग ने आई होप नोट किया है सबने, ऐसे करके दिखाइए, हम सब नोट करी सारी चीजें। ओके, तो अब कल से आप इसको पहले अपनाइएगा। 4-5 चीजें ही बताई हैं मैंने आपको। सुबह प्रातःकालीन जागरण, और उसके बाद गहरी गहरी सांस, नेगेटिव आयंस को ग्रहण करना। उससे पहले आपको बैठ के सबसे पहले धन्यवाद देना ईश्वर का, प्रार्थना करनी है, आत्मबोध की साधना, कर दर्शन अगर करना चाहें, धरती माता को प्रणाम, और उषा पान। ठीक है, लेकिन एक म्यूजिक वाली जो चीज बताई है, भजन या मंत्र लगाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे प्रज्ञा दीदी को देती हूँ, वो आपको कुछ और अच्छी चीज बताएंगी, फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस देंगे।